अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया सैद। नाज़रीन, पहलगाम वाक़े के बाद पाक भारत कशीदगी उरूज पर है। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के कैडेट्स की पासिंग आउट परेड से मुल्की आला सियासी और अस्करी क़यादत की मौजूदगी में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भारत की सरासर बेबुनियाद मुहिमजोई के हवाले से वाज़े किया कि मशरक़ी सरहद पर हमारे पड़ोसी ने पहलगाम के हालिया सानहे में काबिल भरोसा तहकीकात या काबिल तस्दीक शवाहिद के बगैर बेबुनियाद और झूठे इल्ज़ामात लगाने का अपना रवैया जारी रखा हुआ है, जो इसकी दायमी इल्ज़ाम तराशी की एक और मिसाल है। इसी तनाजुर में पाकिस्तान की जानिब से तहकीकात में शिरकत की पेशकश उन्होंने इन अल्फाज में की कि एक जिम्मेदार मुल्क होने के नाते पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की किसी भी न्यूट्रल, शफाफ और काबिल एतमाद तहकीकात में शिरकत के लिए मुकम्मल तैयार है। ताहम वज़ीर आज़म ने यह भी वाज़े कर दिया कि अमन हमारी ख्वाहिश ज़रूर है, लेकिन इसे हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। हम अपने मुल्क के वक़ार और सलामती पर कभी समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती कमेटी और सेनेट की करारदाद के जरिए दुनिया के सामने आने वाले पूरी पाकिस्तानी कौम के मुतफ़िका मौक़िफ़ का इयादा करते हुए भी वाज़े किया कि पानी हमारे अवाम के लिए लाइफ लाइन है। पाकिस्तान के पानी के बहाव को रोकने की किसी भी कोशिश का पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की जानिब से भारत को गैर जानिबदार तहकीकात में शिरकत की खुली पेशकश के बाद भारतीय हुक्मरानों के लिए माकूलियत का रास्ता इसके सिवा कुछ नहीं कि वो इस पेशकश को कबूल करके जल्द से जल्द ऐसी गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात की राह में पेशकदमी करें। दूसरी तरफ अमरीका चीन का भी अहम बयान सामने आ गया है। चीन ने कहा है कि पहलगाम हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात की हिमायत करते हैं, जबकि अमरीका की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान और इंडिया जिम्मेदाराना हल की तरफ आगे बढ़ें, दोनों ममालिक से राब्ते में है। इसके साथ साथ ये मर इंतहाई इत्मीनान बख्श है कि खुद भारत के अंदर कई सियासी रहनुमा और भारत के रिहायशी भी पहलगाम वाक़े में मोदी हुकूमत के किरदार पर सख्त तनकीद कर रहे हैं और इसे सियासी मफाद के लिए रचाया गया एक संगीन और संगदिलाना नाटक करार दे रहे हैं। अपने पैनल के सामने इस सवाल ये रखेंगे कि क्या भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का जवाब तैयार कर रहा है। साथ ही साथ मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ इकदामात में ताउन मांगने के लिए किन किन ममालिक से राब्ता किया है, ये भी जानेंगे। और क्या हमेशा की तरह पाकिस्तान पर सारा इल्ज़ाम डालकर भारत सरकार भरियो जिम्मा होना चाहती है। अपने के साथ तफसीली गुफ्तगू इस पर करेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे मुतनाज़ कनालों के मसले पर। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास होना है। क्या इतना पुराना मसला नहरों का जो है एक दिन में हल हो जाएगा, और क्या अगर ये मसला हल ना हुआ तो पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलहदा होने के लिए तैयार है? इस सवाल का जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे। पैनल का तारुफ आपसे करा देती हूँ। आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, नसीर वागा साहब, और इसके साथ साथ अब्दुल्ला गुल साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। आदिल साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान पहलगाम वाक़े के बाद कशीदगी की फ़ज़ा हम देख रहे हैं। भारतीय मीडिया हो, कुछ सियासी रहनुमा हो, या फिर हम बात कर लें भारतीय जो लोग हैं, उनकी जानिब से एक ही रट लगाई हुई है कि जंग करनी है, जंग करनी है। और शायद मेरे ख्याल में वाज़े नहीं है उन्हें पानी बंद कर देंगे पाकिस्तान का। मीडिया ये कह रहा है कि बच्चे वहाँ पर पानी को तरसेंगे पाकिस्तान में। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान मीम्स के ज़रिए जंग करवा रहा है। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में आप किस तरह से सिचुएशन को देख रहे हैं, रीड कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान पर सारा इल्ज़ाम डाल के भारत बरियो ज़िम्मा होना चाहता है और वो लूप होल्स जो सिक्योरिटी को लेकर भारत के अंदर मौजूद हैं वो आंखें बंद कर रहा है उससे? देखिए, जो भारत का हमेशा की तरह जो स्क्रिप्टेड ड्रामा था वो इस बार तो नाकाम हो गया है। और भारत के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं और इंटरनेशनल जो है बहुत सारी, आप न्यूयॉर्क टाइम का इदारिया देखें, उसमें तो साफ तौर पे कहा गया है कि ये सिर्फ जो अंदरूनी खरफशार है इंडिया के अंदर, उससे जो तवज्जो हटाने की कोशिश है। और क्वेश्चन मार्क है, हर तरफ से ये क्वेश्चन है कि आपने दहशतगर्दी के चंद मिनटों बाद ही जो है वो पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। आपको किस तरह से लगता है ऐसे जैसे प्री प्लान्ड था सारा कुछ? तो पाकिस्तान ने जो पेशकश की है, प्राइम मिनिस्टर जो पेशकश की है गैर जानिबदाराना तहकीकात की, इसको जो है वो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर इस्लामाबाद के भी सफारती हलकों में जो है
इसको पजीराई मिल रही है। सऊदी अरब ने जो है वो दोनों मुल्कों से रब्ता किया है। चाइना ने जो है वो गैर मशरूत तौर पर जो है इस बात का हमायत की है और उन्होंने कहा है कि इसकी गैर जानिबदाराना तहकीकात होनी चाहिए। अमेरिका के अंदर से भी जो है आवाज़ें उठ रही है कि ये जिस तरह का ये ऑपरेशन हुआ और जिस तरह से इल्ज़ाम तराशी की गई, इसके पीछे जो है वो कोई मकासद हो सकते हैं। मोदी ने कुछ 100 से ज़्यादा सफारतकारों के साथ मुलाकात की है, उनको ब्रीफिंग्स दी है, लेकिन जो चीज़ वो दुनिया को बताकर पाकिस्तान के खिलाफ एक क्लीन चिट लेना चाहते थे, अभी तक उनको उसमें कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। हमेशा की तरह जो है वो झूठा है। जिस तरह का आप देखें कि इंडिया के अंदर जब भी कोई इलेक्शंस की बात होती है तो बीजेपी सरकार जो है उसमें उसकी तरफ से इस किस्म का ड्रामा जो है वो उठाया जाता है। और यही चीज़ जो है इंडिया मीडिया तो उस तरह से नहीं दिखा रहा, लेकिन सोशल मीडिया उनका जो है वो चीख चीख कर कह रहा है, उनके पॉलिटिशियंस जो है वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये जब से बीजेपी सरकार आई है भारत के अपने शहरी जो है वो गैर महफूज हो गए। तो भारत अपने लोगों को भी मुतमईन नहीं कर सका, इंटरनेशनली भी जो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आदिल साहब, वाक़ई साहब 100 से ज़ायद सिफारतकारों को इकट्ठा किया है, उन्हें ब्रीफ किया है, लेकिन उल्टा ये भारत के गले पड़ गया है क्योंकि वहाँ पे कोई भी मौजूद जो सिफारतकार था वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ और उनकी जानिब से कहा गया है कि इस वाक़े से मुतल्लिक कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका भारत। देखिए, जब पाकिस्तान ने कितनी वाज़ेह बात की कि आप एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कर लें, इसमें जो भी सबूत सामने आएंगे, जो भी जिम्मेदार ठहरेगा वो सारी दुनिया के सामने नंगा हो जाएगा, पता चल जाएगा जी ये वाक़या कैसे हुआ और क्यों हुआ। अब बात यह कि जिससे ज़्यादा उम्मीद थी ना भारत को वो था अमेरिका, कि शायद अमेरिका बहादुर मेरे साथ खड़ा होगा और वो पाकिस्तान को स्नब करेगा कि जी आपने कोई ज़्यादती की है। लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान सामने आया कि ये दोनों मुल्कों का बड़ा पुराना मसला है और इसको ये दोनों ममालिक खुद हल करेंगे, ये भारत के लिए बहुत बड़ा धचका था। इसके साथ साथ देखिए जितने सफारतकार हैं, दुनिया पूरी देख रही है कि ये वाक़या किस तरह हुआ। जाहिर है लोगों में अक्ल है, लोग समझते हैं, बाशऊर हैं और पूरे सिस्टम का हर बंदे को पता है कि सरहद से 3, 4, 500 किलोमीटर दूर एक वाक़या हो रहा है, तो वो कैसे मुमकिन है। देखिए भारत की बहुत सारे जो अपोजिशन के लोग हैं, इवन जो न्यूट्रल लोग हैं, उन्होंने भी इस चीज़ पे आवाज़ उठाई है और इतराज़ किया है कि क्या फिर ये भारत का सिक्योरिटी इशू नहीं है। अगर कोई भी इदारा इतनी बड़ी कार्रवाई वहाँ जाके कर सकता है तो वो जो लाखों की फ़ौज है, वो जो 6-7 लाख फ़ौज हमने वहाँ पे डिप्यूट कर रखी है, फिर वो किस काम की है। ये वो बातें हैं जिसने पूरे इंटरनेशनल मीडिया की भी आंखें खोली। आप देख लें किसी बड़े चैनल ने, दुनिया के किसी भी बड़े चैनल ने पाकिस्तान पर हरगज़ इल्ज़ाम नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि जो पाकिस्तान बात कर रहा है कि आप एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करें, एक जेन्युइन इसको डिग आउट किया जाए कि जिम्मेदार कौन है और ये कैसे ड्रामा रूनमा हुआ। भारत इसीलिए तो ये करवाना नहीं चाहता, वरना वो फौरन इस बात पे तैयार हो जाता। अगर खुदा न खास्ता इसमें पाकिस्तान का जर्रा बराबर भी हिस्सा होता तो भारत ने फौरन तैयार हो जाना था। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अब्दुल्ला गुल साहब, आपको लगता है कि भारत के अंदर इतने गट्स मौजूद हैं कि जो पाकिस्तान की तरफ से पेशकश की गई है, न्यूट्रल आप इन्वेस्टिगेशन करें, भारत करवाएगा ये? नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐसा नहीं होगा क्योंकि भारत जो है वो उसको मालूम है कि जब न्यूट्रल इंक्वायरी हो गई तो फिर जाहिर है हकायक सामने आ जाएंगे। जो 100 से ज़्यादा जो सफारतकार मिले वो कोई मोदी को मिलने नहीं गए थे, वो शवाहिद देखने गए थे, जो कि वो चाय आए उन्होंने पिलाई, लेकिन उन्होंने जो है वो सबूत नहीं दिए जिसकी वो खोज में आए थे। फिर वो लोग जो 27 लोग जो मारे गए उनकी लाशें सामने नहीं आई, फिर तो उनके कोई ताबूत नजर नहीं आते, उनकी तदफीन कोई नहीं होती, उनके जो है वो कोई स्टेट फ्यूनरल नहीं होता, भारत का परचम सरनगू नहीं होता। आप ये देखें, फिर आप ये देखें इसके अंदर कि आप सबसे बड़ी की बात यह है कि वो जो गैर मुल्की लोग मारे गए जो कि इनके मुताबिक, तो क्या उनकी एम्बेसीज ने कोई इस किस्म का क्लेम किया? क्या उन्होंने कोई ताज़ियती बुक रखी? क्या उन्होंने लोगों को, अपने लोगों की जो लाशें थी वो अपने वापस ममालिक में भिजवाई? जवाब है नफी के अंदर।
इस वजह से भारत को 2-3 चीजें बड़ी गौर करने वाली हैं। पहली बात यह है कि इस टाइम पे जब जेडी वेंस आए थे, तो जेडी वेंस भारत के अंदर मौजूद थे और नरेंद्र मोदी सऊदी अरब क्यों भाग गए? इसकी वजह यह थी कि जेडी वेंस जो है वो ये कहने आए थे कि आप जो बिल है, जो नया हमने अमेंडमेंट की है टैरिफ के हवाले से, आप उसके ऊपर दस्तखत करें। और ये भारत के लिए फिलहाल अभी पोजीशन में मुमकिन नहीं था, तो वो उन्होंने करनी कतराई। दूसरा, वो कह रहे थे कि 3 जो बड़ी कंपनियां, जो डिफेंस रिलेटेड कंपनियां थी, जिन्होंने भारत में दफातर खोल लिए थे, आप उनको जो है वो उनका इक्वल शेयर दें और उनसे असला खरीदें। भारत के लिए फिलहाल ये भी मुमकिन नहीं था। तो इस वजह से आप ये देखें कि अभी जो भारत के एक ख्वाहिश थी कि शायद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से माजी की तरह, जिस तरह से माइक पोम्पियो ने 2019 के अंदर उनकी सपोर्ट कर दी थी, जिससे भारत को डिप्लोमेटिकली एक एडवांटेज हासिल हुआ था, वो इस बार उनको नहीं मिली, क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने, CIA ने उनको बता दिया कि ये एक ड्रामा था, जो कि भारत के अंदर भी लोग कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, जिसकी अक्कासी न्यूयॉर्क टाइम, जो कि एक इंतहाई रिप्यूटेड अखबार है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अब्दुल्ला साहब। भारत के अंदर जो बाशऊर लोग मौजूद हैं, बहुत सी वीडियोस भी वायरल हो रही हैं, वो बाशऊर लोग जो भारतीय ड्रामा है वो उसको बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं। आदिल साहब, अमेरिका ने तो वैसा रिस्पांस नहीं दिया भारत को, मोदी को, जैसा वो चाह रहा था। क्या कुछ दीगर ममालिक ऐसे हैं जिनसे भारत राब्ते में है? देखिए, भारत की कोशिश तो है कि वो कोई जवाब बना ले, और इस क्योंकि ये जो पाकिस्तान और भारत की जंग है, ये इससे सिर्फ 2 मुल्क मुतासर नहीं होंगी, पूरा रीजन मुतासर होगा, बल्कि पूरी दुनिया जो है वो मुतासर होगी। 60% ऑफ पॉपुलेशन जो पूरी दुनिया की है वो इस खित्ते में है। तो इसलिए ज़रूरी तो यही है कि दोनों मुल्कों को जो है वो सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि जिस किस्म का हाइप भारत के अंदर जो है वो बनी है, और उसके बाद जो हुकूमत का रिएक्शन आया, अब वो वापसी का उनको रास्ता जो है, फेस सेविंग भी चाहिए कि किसी तरीके से कोई मुल्क बीच में आए और दोनों मुल्कों को जो है वो मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश करे। क्योंकि देखिए, जंग किसी भी मसले का कोई हल नहीं है। इससे पहले भी जितनी जंगें लड़ी गई उससे क्या नताइज निकले, बिलाखिर आपको बातचीत की टेबल पे ही बैठना पड़ता है। तो अभी भी आप अगर जो है वो बातचीत के जरिए मसले का हल नहीं निकालेंगे, तो सूरत हाल इसी तरह जो है वो किसी भी वक्त ट्रिगर हो जाएगी। आप देखें कि जितनी दफ़ा भी दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, वो जिसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया जाता है वो आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर है। अब मकबूजा कश्मीर जो है वो, उसके अवाम जो है वो पाकिस्तान के साथ अपना जीना मरना जो है वो समझते हैं। तो पाकिस्तान ऐसी क्यों कोशिश करेगा कि जिससे कश्मीरियों के लिए मुश्किलात खड़ी हो। आप देखें जिस किस्म की सूरत हाल अब कश्मीर के अंदर पैदा हुई है कि मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से कश्मीरियों के खिलाफ जिस तरह से इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही है, जिस तरह से उनकी टारगेट किलिंग की जा रही है, तो ये जानबूझकर एक जवाब जो है वो वहां बनाया गया है ताकि मुसलमानों के खिलाफ जवाब बनाया गया है, मुसलमानों के खिलाफ, कश्मीरियों के खिलाफ, और कश्मीरियों पर मजीद जुल्म जबर जो है वो भारत ने शुरू कर दिया है। वागा साहब, क्या ये हकीकत है कि भारत कश्मीरियों को अपना नहीं समझता, लेकिन कश्मीर पर अपना हक जरूर जताता है? यही तो कई सालों से वहाँ सिलसिला चल रहा है। देखिए, वहाँ फौज क्यों डिप्यूट की गई है? भारतीय फौज के वहाँ होने का जवाब भला क्या है? वो ज़बरदस्ती कश्मीरियों की आवाज़ दबाने के उनके लिए बैठे हुए हैं, उनके हकूक़ सलब करने के लिए बैठे हुए हैं। उनकी ये कोशिश है कि वहाँ कोई पाकिस्तान का झंडा लेके खड़ा नहीं हो सकता, वहाँ पे कोई पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगा सकता। आपने देखा पिछले चंद दिनों में कितना जुल्म और तशद्दुद हुआ है वहाँ के स्टूडेंट्स के ऊपर, वहाँ खवातीन के ऊपर, बच्चों के ऊपर। ये वो चेहरा है जो भारत का पूरी दुनिया के सामने जो चेहरा है वो अयां हो गया। लोगों ने देखा कि ये किस कदर दहशतगर्द मुल्क है। भाई, इतनी सी बात के पीछे बजाय कि आप इसकी तहकीक करके हकायक सामने लाते, आपने एकदम कश्मीरियों के ऊपर हमले शुरू कर दिए और उनको मारपीट शुरू कर दी है उनकी। अच्छा, अब बात यह है कि देखिए, भारत जो है वो इस वक्त हर उस मुल्क से राब्ते में है जहां पे यहूदी हैं।
इसराइल के साथ भारत के मुसलसल राब्ते हैं। उनकी ये कोशिश है कि यहूदियों को अपने साथ मिलाया जाए और मुसलमानों के खिलाफ और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ जो है ना वो महाजराई शुरू की जाए। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी है कि भारत दरपर्दा इस वक्त आज भी जंगी तैयारियों में मसरूफ़ है और माहौल को ठंडा करने की बजाय वो मज़ीद तेज़ करने की कोशिश कर रहा है, जो कि इस खित्ते के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित होगा। अगर भारत ऐसी कोशिश करेगा ना तो मेरा नहीं ख्याल ये उसके लिए किसी भी तरह अच्छा साबित होगा। वहां के अपने उनके पॉलिटिशियन बार बार कह रहे हैं भारत जंग का मुतहमिल नहीं हो सकता, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। हमारे खित्ते के हालात ऐसे हैं और हम दोनों ममालिक की इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि हम एक दूसरे के खिलाफ जंग करें। देखिए, पाकिस्तान ने हमेशा अमन का मुजाहरा किया। इतनी दहशतगर्दी के बावजूद, इतनी जानें कुर्बान करने के बावजूद पाकिस्तान ने कभी पहल नहीं की और खित्ते के अंदर अमन अमान करने के लिए। यही बात है ना कि चीन ने भी कहा है कि पाकिस्तान तो पहले ही दहशतगर्दी का शिकार है, उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं और चीन हमेशा की तरह आज भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है। इस चीज ने भारत को बहुत तकलीफ दी है और उनका ये ख्याल है कि शायद चीन जो है वो न्यूट्रल रहता, न्यूट्रल वो नहीं रहा। दूसरी जानब ये जो 100 वहाँ पे सफारतकार गए हैं, इनकी जानिब से जो रद्दे अमल भारत को मिला है वो भी बहुत ही उनके लिए मायूस कुन था। वो समझ रहे थे पता नहीं वहाँ से मुख्तलिफ ममालिक से उनको जो रिस्पांस मिला है वो उनकी उम्मीदों के बरक्स है और सफारतकारों को बुलाया था उन्होंने कि हम ब्रीफ करेंगे, लेकिन उन्हें भी सेटिस्फाई नहीं कर पाए। अब्दुल्ला साहब, भारत जंगी जुनून में मुब्तला है, भारत जंग के लिए तैयार है। क्या ये एक स्टंट है भारत का? कोई डॉट्स अगर हम कनेक्ट करें तो क्या वजूहात है कि भारत जो है वो इस तरह की बातें कर रहा है और ये ड्रामा जो उसने क्रिएट किया है, ऑल्दो जो स्क्रिप्ट है वो ठीक से उसने लिखा नहीं है, बहुत से लूप होल्स इसमें मौजूद है, लेकिन फिर भी ये तासुर क्यों दिया जा रहा है कि भारत जंग के लिए तैयार है? देखिए, मैं इसके ऊपर बड़ी मुफस्सल बात कर सकता हूँ, टेक्निकली प्रूफ कर सकता हूँ कि ये भारत इस पोजीशन में नहीं है। ये अपने लोगों की तसल्ली और तशफ़ी के लिए जो उसने एक ड्रामा रचाया, अब उसी के अंदर जाल में खुद फंस गया है। अब वो कहीं से फेस शेविंग जिसका भी जिक्र किया गया वो कोई तलाश कर रहा है। देखिए, लेकिन मैं आपको अभी टेक्निकली बता देता हूँ। देखिए, मैं एक फौजी का बेटा हूँ, मैं जानता हूं कि इस टाइम पे उनकी 7 लाख से ज्यादा फौज जो है कश्मीर के अंदर है। हर 7 आदमी जो कश्मीरी हैं उनके ऊपर एक फौजी लगा हुआ है। उसके बावजूद वो इलाका उनके कंट्रोल से बाहर हो चुका। दूसरी जानिब जो है वो कन्वर्जन कर रहे हैं अमेरिकन इक्विपमेंट के ऊपर रशियन इक्विपमेंट से, जो 50% से ज्यादा उनकी फौज के ज़ेरे इस्तेमाल है। इसलिए जब तक कन्वर्जन मुकम्मल नहीं होती, नो आर्मी इन द वर्ल्ड कैन टेक द रिस्क ऑफ गोइंग इनटू अ वॉर। तीसरी बात जो उसके अंदर है, उनकी एयरफोर्स को 42.5 स्क्वाड्रन जरूरत है, जबकि उनके पास ऑपरेशनल 32 स्क्वाड्रन्स मौजूद हैं जो कि नाकाफी हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के 4.5 जनरेशन जहाजों के सामने। शूटिंग डक की तरह मारेंगे हम, क्योंकि हमारे पास बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी कि अभी जहाज नजर नहीं आता कि हम उसको शूट डाउन कर देंगे और उनके MiG-21 और उनके तेजा जो अभी तक ऑपरेशनल भी नहीं हुए सही तरह से, वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। तीसरी बात यह है, चौथी बात यह है कि उनकी अगर फौज बूट्स ऑन ग्राउंड लाएगी तो आप मुझे बताएं उनके पास इतने रिजर्व्स मौजूद नहीं है, क्योंकि उनको 7 स्टेट्स के अंदर नक्सलाइट वहां वो भी उनके लिए जो है एक अजाब बने में है। ठीक है, फॉल्ट लाइन्स हैं भारत के अंदर। तो ये जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि भारत ये सारा क्यों कर रहा है, भारत ये अपने लोगों को एक ड्रामा रचा रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं है। न्यूक्लियर कंट्रीज को आपस में जंग करने का मौका नहीं दिया जाएगा। और सबसे बढ़कर बात, बड़ी अहम बात, वो है कॉर्पोरेट इंडिया, जिसके बुनियादों के ऊपर, जिसके पैसे के ऊपर जो है वो चल के मोदी सरकार जो है अपनी हुकूमत बनाने में और इलेक्शन जीतने में कामयाब हुई। कॉर्पोरेट इंडिया जंग का ख्वाहिश कभी भी नहीं कर सकता। ठीक है, यानी लब्बे लुबाब ये है कि ये सिर्फ गीदड़ भपकियां हैं भारत की जो जंग की बातें कर रहा है। अगर टेक्निकली जिस तरह से अब्दुल्ला साहब ने पॉइंट वाइज भी हमें बता दिया, वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो जंग कर सके। और पाकिस्तान ने भी ये वाजे कर दिया कि अगर सोच भी रहा है भारत तो अपनी सोच को बदले, क्योंकि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है और पूरी कौम एक साथ है। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पहलगाम वाक़े के बाद की कशीदगी पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। पैनल मेरे साथ मौजूद है। आदिल साहब, ये बड़ी एक इत्मीनान बख्श और तसल्ली बख्श बात यह है कि भारत के अंदर भी कुछ सियासी रहनुमा हों या फिर कुछ जो बाशऊर लोग हैं वो ये बात कर रहे हैं कि सख्त तनकीद कर रहे हैं मोदी पे कि ये जो ड्रामा है वो ख़ुद मोदी ने रचाया हुआ है। साथ ही साथ मोदी सरकार को ये ब्लेम भी किया जाता है कि जब भी इनकी गवर्नमेंट होती है तभी इस तरह के दंगे फसाद होते हैं। और साथ साथ ये भी कि भारत में जो अक़लियतें मौजूद हैं, चाहे वो मुसलमान हों चाहे वो सिख हों, जब उनके साथ इस तरह की ज़्यादतियाँ की जाती हैं तो सिर्फ इस वजह से उन लोगों के बारे में बात नहीं होती कि ये आतंकवाद हैं, ये दहशतगर्द हैं, इसलिए क्योंकि करने वाले मुसलमान नहीं हैं। देखिए, जो भारत के अंदर इस वक्त अक़लियतों का हाल है वो तो किसी से ढका छुपा नहीं, और पूरी दुनिया जानती है कि वहाँ पर मुसलमानों के लिए जो है ज़िंदगी जो है वो मोदी ने हराम कर दी। वो जो उनकी जो आइडियालॉजी है हिंदुइज़्म के को लेके जो आरएसएस का जो उनका कॉन्सेप्ट है वो उसकी वजह से लगता है ऐसे कि भारत जो है वो एक इंतहा पसंद स्टेट जो है वो बन चुकी है। और लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल डेवलप हुई है उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो भारत का बयानिया था और जो सफारती सतह पर जो उनकी कोशिश थी वो दोनों चीज़ें नाकाम हो चुकी हैं। भारत जो हर बार जो एक ड्रामा रचाता था कि कश्मीर में दहशतगर्दी हुई है, इसके पीछे पाकिस्तान मुलव्वस है, और इसके बाद जितनी भी तहकीकात हुई है उसमें वो हमेशा से जो है वो गलत साबित हुआ है। तो भारत अब कोशिश तो करेगा कि किसी न किसी तरीके से इस सूरत हाल से निकलने के लिए हो सकता है कि वो कोई ऐसी जारियत का कोई जो है वो मौका तलाश कर भी ले और कोई पाकिस्तान की तरफ जो है वो अपनी जो है वो गंदी नज़र से देखने की कोशिश भी करे। लेकिन जिस तरह से 2019 में उनको एक जवाब मिल चुका है, इसी तरह की तैयारी पाकिस्तान की है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त भारत की जो मूवमेंट्स हैं, भारत के अंदर जो फौजी मूवमेंट्स हैं वो उसमें जो आने वाले 3-4 दिन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन सूरत हाल जो है वो सिर्फ 2 मुल्कों की नहीं है, पूरी रीजन की है। और इसमें यकीनी तौर पर जो आलमी ताकतें हैं उनका बहुत बड़ा रोल है कि वो इस सूरत हाल को, अमेरिका ने तो सिर्फ ये कहा है कि वो मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन उसमें उनको रोल प्ले करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये समझते हैं कि भारत के अंदर जो कुछ हो रहा है और वो एक जालसाजी है, ड्रामा है, और उसको अंदर जो अपने खलफशार है उसको छुपाने की एक कोशिश है, तो फिर आपको भारत को ये बताना पड़ेगा कि आप गलत कर रहे हैं और इससे क्या सूरत हाल हो सकती है। ठीक है वाक़ई साहब, आलमी बरादरी को क्या रोल प्ले करने की जरूरत है और आलमी बरादरी के रोल के लिए क्या कांटेक्ट करना जरूरी है? सिफारती सतह पर पाकिस्तान को क्या किरदार अदा करने की जरूरत होगी? एक तो सबसे पहली बात ये है कि हमारी जो वजारत ख़ारजा है उसको फौरी तौर पर दुनिया के तमाम जो अहम ममालिक हैं वहाँ जाकर उनको ये बताना चाहिए कि पाकिस्तान किस कदर पुरअमन मुल्क है, उसने कितनी बड़ी दहशतगर्दी का सामना किया है और कितना सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया है। भारत जो आए रोज़, इससे पहले मुंबई के बारे में जो वाक़या हुआ, पुलवामा का वाक़या हुआ, जो इतने आज तक वो ड्रामे कर चुका है, एक भी ड्रामे का कोई सबूत कभी भी भारत ने दुनिया के सामने पेश नहीं किया। और हर ड्रामे का ड्रॉप सीन ये हुआ कि आखिरकार भारत उसमें झूठा निकला। पूरी दुनिया की तवज्जो इस वक्त यकीनी तौर पर पाकिस्तान और भारत, चूँकि दोनों एक न्यूक्लियर ममालिक हैं, जाहिर है इस तरह की जंग जो है वो पूरी दुनिया अफोर्ड ही नहीं कर सकती, लिहाजा मुल्क दोनों ममालिक के हवाले से और इस खित्ते के अमन के हवाले से हमारी जो वजारत ख़ारजा है और जो हमारी एक पॉलिसी है दुनिया के सामने अपने आप को क्लियर करने की, वो बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पर पूरा यूरोप जिसमें है उनको जाकर बताने की ज़रूरत है। अमेरिका पहले ही सारी चीज़ें देख रहा है, जर्मनी है, फ्रांस है, चाइना है, जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, इस खित्ते के जो इर्द गिर्द लोग हैं वो भी सारी चीज़ें देख रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो हक़ाइक़ हैं वो बताने की ज़रूरत है कि आप ये देखें कि भारत कितनी बड़ी फ़ौज लेके बैठा हुआ है और पाकिस्तान से कितने गुना ज़्यादा वो फ़ौज पे हर साल खर्च कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भारत की आज तक
जुर्रत नहीं हुई कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से ठीक है अब्दुल्ला साहब, वागा साहब ने जिन पॉइंट्स की बात की, सिफारती महाज पे हमें वो मेजर लेने की ज़रूरत है। क्या आपको लगता है कि भारत ऑलरेडी ये काम कर रहा है, सिफारती सतह पर मुख्तलिफ ममालिक में जा के अपना झूठा बयानिया बयान कर रहा है? देखिए, भारत का सिफारती जो महाज है वो इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत मजबूत रहा है माजी के अंदर। लेकिन जब से इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म हुआ एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म के ऊपर, जब उन्होंने देखा गुरबतूनत सिंह पुन्नू को जिस तरीके से अमेरिका के अंदर प्लॉट किया गया और उसके अंदर अमित शाह को उनकी अदालत ने नामजद कर दिया। कनाडा के अंदर जिस तरह से नजर सिंह का जो है वो कत्ल हुआ, वहां कनाडा ने जो है वो भी शोर मचा दिया। फिर गार्डियन अखबार जो है बरतानिया का, जब वो उनके टेररिज्म को एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म जो है उसको एक्सपोज करता है, तो फिर वहां भी एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। इस वजह से भारत की सिफारतकारी कुछ अरसे से जो है वो ज़बू हाली का शिकार है। लेकिन जहां तक बात यह है, अगर जो मौजूदा इस टाइम पे भारत की फौज है इससे 3 गुना भी वो ले आए ना, पाकिस्तान का न्यूक्लियर इक्वलाइजर है। देखें, जब तक हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है तब तक जो है इंशाअल्लाह ताला हमारा दिफा मजबूत है, और यही हमारी सॉवरेनिटी और यही हमारी जो जिसको कहते हैं आज़ादी का रखवाला है। और ये बात हमें तब भी समझ लेनी चाहिए थी कि जब यूक्रेन के साथ जब उन्होंने अपने हथियार तल्फ किए थे तो आज उनका क्या हाल है। इसलिए पहली बात तो ये हमें तय कर लेनी चाहिए। दूसरी बात, जहां तक देखें हमें करना क्या है, पहली बात यह है कि पाकिस्तान इस टाइम पे सिक्योरिटी काउंसिल का रूहे रवां है अगले 2 साल तक के लिए। हमें फौरी तौर पर वो एक मीटिंग कॉल करनी चाहिए। उसके अंदर भारत माने ना माने, हमें एक एकतरफा कार्रवाई करके हमें जो है वो भिजवा देना चाहिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमें अपना पॉइंट भिजवा देना चाहिए। बाकी फिर आलमी बरादरी को भी सोचना चाहिए कि इन 2 ममालिक जो कि न्यूक्लियर पावर्स हैं, ये जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, क्योंकि इससे पूरी दुनिया, पूरा खित्ता मुतासर हो सकता है। जबकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि मशरिक़ वुस्ता जो है वो जंग की आग में दहक रहा है। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी के हवाले से जो नहरों का मसला चल रहा है। स्टे विद अस। वज़ीर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास शुरू हो चुका है। आदिल साहब, ये इजलास तो हो रहा है, इससे उम्मीदें भी बड़ी वाबस्ता की जा रही हैं। ऐसा हो सकता है कि इजलास में कुछ अहम फैसले हो जाएं और ये जो मसला जो इतनी देर से चलता आ रहा है, इसका कोई हल हमें या तो निकलता हुआ नज़र आए या निकलने के करीब नज़र आए इस इजलास के बाद? देखिए, जो नहरों के मामले पे जो कंसेंसस है वो तो मुझे लग रहा है कि हो जाएगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि पहले ये 2 मई को इजलास बुलाया गया था, लेकिन जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, पंजाब और सिंध का जो राब्ता मुनक़ता है, जिस तरह से एहतजाज हो रहा है, जो सूरत हाल इंटीरियर में इस वक्त है, उसके लिए ज़रूरी तो यही है कि फ़ौरी तौर पर जो है वो फ़ैसला किया जाए। इसीलिए आज प्राइम मिनिस्टर ने इजलास बुलाया, और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 25 मज़ीद जो है अफराद को ख़ुसूसी तौर पर दावतनामा दिया गया है इस इजलास में, ताकि कंसेंसस जो है वो डेवलप हो जाए, ताकि किसी भी पॉलिटिकल जमात का जो है इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात ना हो। तो हुकूमत की एक अच्छी कोशिश है। कोशिश तो यही होनी चाहिए कि जो मौजूदा एक्सटर्नल हालात हैं, जो इंडिया के साथ इस वक्त सूरत हाल डेवलप हो चुकी है, तो पाकिस्तान अंदर जो है वो एक कंसेंसस डेवलप करे। जो लोगों के खदशात हैं पानी को लेकर जो है वो दूर होने चाहिए। तो इस सिलसिले में देखते हैं, उम्मीद तो यही है कि इस इजलास में बड़ा फैसला होगा और वो जो तहफ़्फ़ुज़ात है सिंध का जो उसको दूर कर दिया जाएगा। और दूसरी अहम चीज़ ये है कि पीपल्स पार्टी के जो दोनों वज़ीर-ए-आला हैं, वज़ीर आला सिंध भी, वज़ीर आला बलूचिस्तान की भी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात सेपरेट हुई है, तो उससे उम्मीद तो यही लगती है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। और जो इसका अलामिया इस इजलास के बाद जारी होना है या मुश्तरका टॉक अगर होनी है, तो उसमें यकीनी तौर पर सिंध के लिए खुशखबरी होगी कि वो जो मतनाज़ा कनाल है जिसकी वजह से ये सारे हालात खड़े हुए हैं, वो जो है वो उसका फैसला वापस ले लिया जाएगा। और वैसे भी बिलावल भुट्टो और प्राइम मिनिस्टर की जो मुलाकात है उसमें कंसेंसस तो हो ही चुका है, और ऐसा ही है। पीपल्स पार्टी जो है वो एक बड़ी इत्तेहादी है हुकूमत की, और उसकी सपोर्ट आने वाले में दिनों, ठीक है, यानी इजलास बड़ा इंपॉर्टेंट है। वागा साहब, ये जो इजलास हो रहा है, चाहे ये किसी सियासी दबाव के तहत हो रहा है या जो ओवरऑल सिचुएशन क्रिएट हुई है उसके तनाजुर में ये इजलास हो रहा है, कितना फ्रूटफुल देख रहे हैं आप इस इजलास को, और अहम फैसले आप भी देखते हैं कि एक्सपेक्टेड हैं इसके बाद?
यकीनी तौर पर देखिए, चारों सूबों के जो वज़राए आला हैं उनको यहाँ मौका दिया जाएगा कि वो एक तो अपना अपना मौक़िफ़ पेश करें। एक तो सिंध को कहा जाएगा कि जी आप ये बताएं कि आपको एतराज़ात क्या हैं, ताकि सब लोगों के सामने खुल के बात हो सके और कोई चीज़ जो है ना वो हिडन ना रह जाए। शायद इसी वजह से कहा जा रहा है कि इसका इंशाअल्लाह बहुत अच्छा हल निकलेगा और तमाम लोगों की मर्ज़ी से, खुश उसलूबी से, प्यार मोहब्बत से ये इशू जो है वो रिज़ॉल्व होगा। अब जो फौरी तौर पर 2 मई की बजाय आज इजलास बुलाने की वजह भी यही है कि चूँकि अभी तक सड़कें वहाँ बंद हैं, वहाँ बहुत सारे वकला सड़कों पर बैठे हुए हैं, अभी तक सामान की तरसील मुकम्मल तौर पर बंद है और जिससे मुल्क को रोज़ाना अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। यही वजह के कहा गया कि फौरी तौर पर आज इसका फैसला किया जाए। अब देखना यह है कि कौन सा सूबा क्या मौक़िफ़ पेश करता है। ये भी सोचा जा सकता है कि जी नहरों की तादाद कम कर दी जाए, किसको कितनी ज़रूरत है, उसके तहत मुमकिन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध किसी और जो एक निज़ाम है उसके तहत वो मान जाएं, कोई नया फार्मूला कोई बना लें। ये भी एक बात कही जा रही है कि इस वजह से ही ये सारा कुछ किया जा रहा है। लेकिन हमारे लिए खुश आइंद बात यह है कि तमाम लोगों को इकट्ठा करके जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के ज़रिए इस मसले को हल किया जाए, ये किया जा रहा है। ये नहीं कि हट धर्मी से किसी सूबे ने या फेडरल गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर जारी कर दिया है और अगर जो इतराज़ात सिंध को होंगे, आप देखिए ना, वो इजलास में रखेगा कि जी हमें ये प्रॉब्लम्स हैं, हमारे लिए ये मसाइल आएंगे और अगर वो टेक्निकली सही हुए तो उन पे अमल दरामद हो जाएगा। अदरवाइज फिर उनके बारे में दूसरा अल्टरनेटिव जो सोल्यूशन है वो भी निकाले जाएंगे। अपने सारे तहफ़्फ़ुज़ात पीपल्स पार्टी एक बार फिर इस इजलास में रखेगी। अब देखना यह है कि हुकूमत इन तहफ़्फ़ुज़ात को कितना दूर कर पाती है। अब्दुल्ला साहब, जो वकला और अवाम सरापा एहतजाज हैं, आपको क्या लगता है कि हक बजा नहीं पाएंगे लोग? देखिए, जहाँ तक बात यह है कि पहली दफ़ा हमेशा से सिंध कार्ड प्ले किया जाता था सिंध हुकूमत की जानिब से, लेकिन इस बार सिंध कार्ड जो है वो खास एक मखसूस अवाम की जानिब से पेश किया जा रहा है और एक ऐसे वक्त में पेश किया जा रहा है जब पाकिस्तान को इस टाइम पे अपने मशरकी सरहद से खतरा है। और हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान में जितनी भी सामान की तरसील और ऑयल की तरसील है वो इस टाइम पे कराची के बंदरगाह से आती है। तो इसका मतलब यह है कि सिंध के ऊपर भी हमें मालूम है सिंधु देश के नारे लगाने वाले कौन थे और वो कहाँ उनकी नर्सरियां जो थी वो पल रही थी। लेकिन इस सब के बावजूद मामला जो है, जो अभी आज इजलास हो रहा है, 2 मई को होना था, लेकिन पहले इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ घेराव जलाओ की सूरत हाल और पुलिस वैन के ऊपर जो जिस तरीके से दहशतगर्दी की गई, ये भी काबिले दीद है और ये भी काबिले मतलब इसके ऊपर काबिले गौर है कि क्या वजह है कि सिंध हुकूमत ने वो अपनी पुलिस को प्रोटेक्ट नहीं कर सके और इस सिलसिले में उनका रद्द अमल क्या हुआ कि आराम से लोग जो है वो गाड़ियां तोड़ते रहे और ये खड़े होके देखते रहे। देखिए, जो बात बड़ी अहम है वो ये है कि ये मामला टेक्निकल पे आ जाएगा, सियासत से निकल के आज के दिन में जो बातचीत होगी और जो मजीद बात होगी उसमें सियासतदान निकलेंगे और टेक्नोक्रेट्स बैठेंगे और फिर पानी का मसला हल होगा। पानी का तो मसला मौजूद है। देखिए ना, अभी जो इंटरनेशनल पानी के मसले पे तो हम इंटरनेशनली इतना प्रेशर भी देख रहे हैं और पाक भारत कशीदगी भी हम देख रहे हैं। आदिल साहब, कंक्लूड करते हैं इसको, क्या ये जो फैसला हो रहा है ये मुस्तकिल अमन की जमानत होगा या फिर ये वक्ती रिलीफ है? देखिए, कंसेंसस तो होना चाहिए। इख्तिलाफ राय जो वफाक की इकाइयाँ हैं उनमें नहीं होना चाहिए। इससे पहले भी जब काला बाग का मसला था तो जो 2 सूबों ने इतराज़ किया था, इतना अहम मंसूबा जो है वो इस वजह से मौखर कर दिया गया था। तो ये पानी का मसला है, इसको टेक्निकल बुनियादों पर हल किया जा सकता है। ठीक है, और टेक्निकल बुनियादों पर ही हल होना चाहिए। वागा साहब, अगर ये मसला हल नहीं होता तो पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में है कि हुकूमत से बायकॉट कर दे? हरगिज नहीं, पीपल्स पार्टी कभी ऐसा नहीं करेगी कि वो इस मकसद के लिए हुकूमत का बायकॉट कर दे और पूरी की पूरी हुकूमत जो है वो उलट जाए। आज के ये जो इजलास हो रहा है इसके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि तमाम सूबों से ये भी पूछा जाएगा कि अगर भारत अचानक पानी छोड़ दे, जैसे अभी कल परसों उन्होंने ये ऐसा ही किया है, तो दरिया रावी में या दूसरे सूबों ने इस बारे में क्या इंतजाम कर रखे हैं। अगर पानी की बहुत बड़ी मिकदार भारत की तरफ से आ जाए तो हमारे पास उसको रिजर्व करने के लिए वो कौन से वसाइल दस्तयाब हैं। ये भी एक बहुत आम बात इस काउंसिल के इस इजलास में
होगी जो नजर आ ठीक है, यानी ये जो सिचुएशन बनी है ब्लेसिंग इन डिसगाइज है। अब्दुल्ला साहब, आपको लगता है कि इसी के तनाजुर में ये जो नहरों का मसला चल रहा है और आपसी जो तनाव है वो भी हल हो जाएगा? देखिए, हल तो होना चाहिए। आपको याद होगा कि वजीर आलम मुराद अली शाह ने ये बात कही थी कि अगर हमने इसके ऊपर कोई ऐसा इंतहाई इकदाम उठाया तो फिर गैर जमहूरी कुव्वतें जो हैं वो फिर हमें उनसे निपटना पड़ेगा, और यानी कि एक तवील अरसे तक जो है फिर जमहूरियत को खतरात लाक रहेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सारे मामले को हमें बड़े अफाम व तफहीम के से इस मामले को हल करना चाहिए, क्योंकि जो बैरूनी कुव्वतें हैं उनका मुकाबला करने के लिए अंदरूनी तौर पर हमें मजबूत होने की ज़रूरत है। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।